पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, बोनस क्या होता है। बोनस वो अमाउंट होता है जो सैलरी के अलावा एडिशनल पे होता है मॉनेटरी टर्म में। मतलब एक फिक्स सैलरी तो ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्सन को मिल ही रही है, बट उसके प्रोडक्टिव वर्क के लिए, उसके हार्ड वर्किंग क्वालिटी के लिए उसे जो मॉनेटरी टर्म में अमाउंट मिल रहा है उसे बोलते हैं बोनस। द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग बोनस इन इंडिया अपीयर्स टू हैविंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडिया में ये जो बोनस की प्रैक्टिस है ये कब स्टार्ट हुई है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, जब फैक्ट्रीज़ में 10% वेजेस मिलता था एज अ वॉर बोनस जो वर्कर्स को प्रोवाइड करते थे 10%। तब से बोनस की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हुई है 1917 में। फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 क्या है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एम्स टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ बोनस पेड टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन सर्टेन एस्टेब्लिश बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी। जो बोनस एक्ट का पेमेंट का जो मेन एम है वो रेगुलेट हुआ है जो वर्कर्स हैं जिनका प्रोडक्टिव वर्क है, जो हार्ड वर्किंग वर्क कर रहे हैं, एज पर देयर कैपेबिलिटी, एज पर देयर प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क, उसके अकॉर्डिंग उन्हें बोनस मिलता है। और ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स या पर्सन्स काम करते हैं, पिछले एक साल में जिन 20 लोगों ने या 20 से ज़्यादा पर्सन्स ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे ये एक्ट एप्लीकेबल है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टू इम्पोज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन एन एम्प्लॉयर ऑफ द वेरी एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय द एक्ट टू पे द बोनस टू एम्प्लॉय इन एन एस्टेब्लिशमेंट। सो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं या हार्ड वर्किंग वर्क कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें बोनस टाइम टू टाइम मिले, जिससे उन्हें मोटिवेटेड फील होता है। बोनस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई वर्कर अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है या कुछ अपनी अलग से प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है तो उसको सैलरी प्लस बोनस देना बहुत ज़रूरी है। टू आइडेंटिफाई द मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस। बोनस का मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है ये एक्ट। टू प्रिस्क्राइब द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोनस। बोनस को कैलकुलेट करने के लिए। टू प्रोवाइड रिड्रेसल मैकेनिज्म। और जो ये एक्ट बनाया गया है इसका निवारण करने के लिए। दैन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। इट अप्लाइज टू एनी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट कंटेनिंग 20 और मोर वर्कर्स। किसी भी फैक्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स पिछले एक साल में काम किया हुआ है उस जगह ये एक्ट एप्लीकेबल है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन द नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, जो चैरिटीज़ होती हैं, जो ट्रस्ट होती है, जो NGOs होते हैं, वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट सच एज LIC ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, एक्सक्लूडिंग अंडर सेक्शन 32। सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग ये एक्ट LICs और हॉस्पिटल्स में एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ हैव साइन एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर। ये उस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई नहीं है जहाँ पर एग्रीमेंट हुआ हो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल to establishment exempted by the appropriate government like sick units। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी एप्लीकेबल नहीं है जिन ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, जिनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस एक्ट में से हटाया गया है। एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। बोनस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एनी एम्प्लॉय रिसीविंग सैलरी और वेजेस अप टू 21,000 पर मंथ। किसी भी एम्प्लॉय को अगर मंथली 21,000 रुपये सैलरी मिल रही है, वो किसी वर्क में इंगेज है, उसके बेसिस पे अगर उसे 21,000 रुपये सैलरी मिल रही है, वो एम्प्लॉय हो सकता है स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनेजरल, सुपरवाइजरी एट्सेट्रा। इनमें से अगर किसी भी तरह का एम्प्लॉय वो वर्क कर रहा है तो उसको बोनस हर साल मिलने की जो एलिजिबिलिटी है वो उसकी है कि उसे हर साल बोनस मिलेगा। उस एम्प्लॉय को मिनिमम सेम ईयर, एक साल में उसको मिनिमम 30 साल, कम से कम 30 वर्किंग डेज तो उसको वर्क करना ही है, तभी वो उसके लिए एलिजिबल है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस। किन किन कारणों से बोनस नहीं मिलता है। द एम्प्लॉय कैन नॉट यूटिलाइज द बोनस इन केस ऑफ। एम्प्लॉयज़ को इन्हीं कारणों की वजह से बोनस नहीं मिलेगा। वो कारण क्या हो सकते हैं, सच एज द डिसऑनेस्टी, थेफ्ट, अगर किसी ने उस ऑर्गेनाइजेशन में चोरी कर ली है या ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, सोबेटेज और एनी प्रॉपर्टी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट,
वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अगर वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में उसका दूसरे लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, या वो झगड़ा कर रहा है, या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, दूसरे लोगों से चोरी कर रहा है या प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है, इन सारे रीज़नों की वजह से वो बोनस पाने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस के ये रीजंस हैं। फिर इसका कंक्लूजन क्या है? बोनस मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। बोनस अगर किसी एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो मोटिवेटेड फील होता है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है, बिकॉज दे कैन सी देयर इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑन द कंपनी सक्सेस। क्योंकि कंपनी को अपनी सक्सेस दिखती है वहाँ पे कि अगर हमारा कोई वर्कर्स इतने अच्छे से काम कर रहा है तो उसको बोनस देना ज़रूरी है, जिससे कि वो मोटिवेटेड फील हो और अच्छे से अपना प्रोडक्टिव वर्क करे। द बोनस अमाउंट कैन बी ए सेट डॉलर अमाउंट और अ परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ टोटल पे। ये एक फिक्स्ड होता है कुछ अमाउंट कि उसका जो सैलरी पे है उसके फिक्स्ड परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसे बोनस मिलता है। देन हमारा नेक्स्ट एक्ट है द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इसका इंट्रोडक्शन है सैलरी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दैट इज़ अर्निंग एंड डिडक्शंस। तो सैलरी दो पार्ट से बनाई जाती है, एक तो अर्निंग्स जो होते हैं जो उसको एक्चुअल सैलरी मिल रही है वो, और उसमें जो डिडक्शंस होते हैं वो। सैलरी में डिडक्शंस होते हैं जैसे कि अगर किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपन काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर सैलरी मिल रही है तो उसमें से पीएफ डिडक्ट किया जाता है, प्रोविडेंट फंड जिसे हम बोलते हैं। उसमें ही पीएफ के अलावा बाकी सैलरीज में से भी इंश्योरेंस डिडक्ट होता है, मतलब एक मिनिमम अमाउंट डीए डिडक्ट होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पार्ट होती है सैलरी का। प्रोविडेंट फंड इज़ वन ऑफ द स्टैट्यूटरी डिडक्शन डन बाय द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ सैलरी पेमेंट। सैलरी प्रोविडेंट फंड वो स्टैट्यूटरी डिडक्शन होता है जो कि सैलरी अगर हम पे करते हैं कस्टमर को, एम्प्लॉयर को, उस टाइम पे हम डिडक्ट करते हैं। प्रोविडेंट फंड इज़ गवर्न बाय द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। प्रोविडेंट फंड गवर्न किया गया है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में। सारे कंक्लूजन्स हैं, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, इसका इंट्रोडक्शन है प्रोविडेंट फंड हैज़ कैम इनटू फोर्स टू गिव बेटर फ्यूचर टू एम्प्लॉयज़ ऑन देयर रिटायरमेंट एंड हिज डिपेंडेंट इन केस ऑफ हिज डेथ ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। प्रोविडेंट फंड क्या होता है जो कि एक अपना एम्प्लॉय बेटर फ्यूचर दिखता है कि अगर हमारी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो रहा है तो आगे जाके हमें वो कहीं बेनिफिशियल है, हमें आगे जाके हमारी एक सेविंग का पार्ट हो जाता है वो, जो कि उसके रिटायरमेंट के टाइम उसे मिलता है। एंड हिज डिपेंडेंसी इन द केस ऑफ हिज डेथ ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, या इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो पीएफ पार्ट है वो उसकी फैमिली को मिल जाएगा उसके बिहाफ पे। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 इज़ कंपल्सरी contributory fund for the future of an employee after retirement or for his dependent in case of his early death। तो जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट बनाया गया है 1952, ये कंपल्सरीली एप्लीकेबल है एम्प्लॉय के ऊपर जो कि उसके रिटायरमेंट के टाइम उसे फिक्स्ड अमाउंट मिले, और अगर उसकी अर्ली डेथ हो जाती है तो उसके बिहाफ पे उसके नॉमिनी को ये अमाउंट दिया जाए। ये एक्ट जम्मू कश्मीर में भी एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट ऑफ द इंडिया एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? एवरी इंडस्ट्री एम्प्लॉय 10 और मोर पर्सन 180 इंडस्ट्रीज आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। हर इंडस्ट्री जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा पर्सनस काम कर रहे हैं उस जगह ये एक्ट एप्लीकेबल है। एवरी इंडस्ट्री एम्प्लॉयज 10 और मोर पर्सनस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी इंडस्ट्री में 10 या 10 से ज़्यादा पर्सनस काम कर रहे हैं वहाँ पे ये एप्लीकेबल है। एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इवन इफ एम्प्लॉयज लेस देन 10%। वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया गया है, उसने रूल्स बनाया है कि जहाँ पे 10 या 10 से कम एम्प्लॉयज़ भी अगर काम कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उस जगह भी ये एप्लीकेबल है एक्ट। फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स हैं कि एम्प्लॉयज़ अपने एडवांस विड्रॉ कर सकता है इन केस अगर उसे इमरजेंसी है, कहीं मेडिकल केयर है या हाउसिंग है उसके रिटायरमेंट के टाइम, तो पीएफ का जो अमाउंट है वो अर्ली विड्रॉ कर सकता है। अगर उसे फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं आ रहा है उसकी लाइफ में तो ये एक एडवांटेज होता है, एक बेनिफिट होता है कि वो पीएफ अर्ली विड्रॉ कर सकता है। अप टू 90% ऑफ द पीएफ अमाउंट कैन बी विड्रॉन एट द एज ऑफ 54 ईयर और बिफोर 1 ईयर ऑफ एक्चुअल रिटायरमेंट। एक्चुअल रिटायरमेंट के 1 साल पहले या फिर एज ऑफ 54 एज अगर हो गई है उस एम्प्लॉय की तो वो 90% ऑफ अमाउंट अपना पीएफ का विड्रॉ कर सकता है। पीएफ अमाउंट ऑफ द डिसीज्ड मेंबर इन पेबल टू नॉमिनी लीगल हायर। पीएफ अमाउंट जो है अगर डिसीज्ड मेंबर है तो उसके नॉमिनी को वो अपन अमाउंट पे कर सकते हैं। इमीडिएट इनकम टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग
इनकम टैक्स से भी इसमें रिबेट मिल जाती है पीएफ में। इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। इंटरेस्ट रेट इज़ यूजुअली हायर दैन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट। इंटरेस्ट रेट जो होती है वो यूजुअली ज़्यादा होती हैं बजाय मार्केट रेट के। प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है 8.5%। पीएफ अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड इफ एनी मेंबर्स चेंजेस फ्रॉम वन एस्टेब्लिशमेंट टू अदर वेयर द पीएफ स्कीम इज़ एप्लीकेबल। पीएफ अकाउंट जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है कि अगर हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो पीएफ अकाउंट मेंटेन्ड है वो अगर हम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारा पीएफ अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। टोटली टैक्स फ्री रिटर्न्स, इस पर टैक्स फ्री होता है ये पीएफ अमाउंट जो होता है। देन इसके इंटरेस्ट इज़ क्रेडिटेड टू द मेंबर पीएफ अकाउंट ऑन द मंथली रनिंग बैलेंस। हर मंथ का जो सैलरी बेसिस होता है उसमें से पीएफ डिडक्ट होता है। इंटरेस्ट रेट इज़ फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। इंटरेस्ट रेट जो होता है पीएफ का वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स्ड करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ ईईपीएफ एवरी ईयर ड्यूरिंग मार्च अप्रैल। जो ट्रस्टीज़ हैं ईईपीएफ के, इन सब की जो कंसल्टेंसी के बाद रेट फिक्स्ड होता है पीएफ का। द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8.5%। फिर नॉमिनेशन, द मेंबर कैन नॉमिनेट अदर पर्सन टू रिसीव द फंड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनेशन है पीएफ का उसे वो अमाउंट प्रोवाइड दे दिया जाएगा। द नॉमिनेशन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स आर मेंटेन्ड एट द रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफिस फॉर यूज़ इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर। नॉमिनेशन की जो डिटेल्स हैं वो भी प्रोवाइड की जानी चाहिए एक प्रॉपर ऑफिस में। प्रोविडेंट फंड ऑफिस जो है वहाँ पे उसके रजिस्ट्रार में मेंटेन होनी चाहिए उसकी नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी।